हम लोग पहुंच गए चैप्टर 6 में, और चैप्टर 6 का नाम है EMI। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो जैसे कि नाम से मालूम है, कुछ तो फील आ ही रहा होगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे मैग्नेटिज्म से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या देखे थे? करंट से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था। तो अभी इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ठीक है, और इसी पे हम लोगों को इसके लॉस पढ़ने हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है वो देखेंगे। एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि तुमने जनरेटर देखा हुआ है, तुमने मोटर देखा हुआ है, इसके बिना दोनों नहीं काम कर सकते। तो फराडे को थैंक यू बोलो, हेनरी भाई साहब को भी थैंक यू बोलो। ठीक है, कहानी शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की सबसे बड़ी स्टार्ट जो होगा यहीं से करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स से। आई डोंट थिंक कि इसको बहुत अच्छे से अपन समझना चाहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसी तरीके से आप मैग्नेटिक फ्लक्स को भी डिफाइन कर सकते हो एकदम आराम से। ठीक है, तो क्या करना है भाई? तो ये अगर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो इसके नॉर्मल एक एरिया लेना है, और इस एरिया का अगर A है और ये मैग्नेटिक फील्ड B है तो फ्लक्स क्या होगा? B × A, है कि नहीं? यही है ना। अब अगर यहाँ पे मेरा एरिया थोड़ा सा टिल्टेड हो जाए, कुछ एंगल थीटा पे आ जाए, अब ये अगर थीटा एंगल पे आ गया है तो क्या होगा भाई? हम लोग अब फ्लक्स जो काउंट करेंगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो एग्जैक्ट नहीं रहेंगी, हमको तो उसके नॉर्मल काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे भाई? देखो ये अपना नॉर्मल वेक्टर है, किसका? अपने एरिया का। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ले लेंगे, एंगल थीटा ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का इधर जो कंपोनेंट होगा वो B cos थीटा होगा। तो अब जो हमारा फ्लक्स आएगा वो कितना हो जाएगा? B cos थीटा × A, ये लिख सकते हो आप BA cos थीटा, ये क्या हो जाएगा? B.A। तो ये हो गया अपना क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब देखो ऐसा है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म तो होती नहीं, ये बहुत बड़े एरिया के लिए अगर बात करोगे तो यूनिफॉर्म नहीं होगी, बहुत छोटे से एरिया के लिए यूनिफॉर्म हो सकती है। तो अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास कोई फलाना टाइप का सरफेस है, तो इसमें ये अगर ये छोटे से एरिया की मैं बात करूँ तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी। ठीक, अब इसका अगर इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये इसका नॉर्मल वेक्टर है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो B का कंपोनेंट मैं ले लूँगा उधर, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से फ्लक्स को? देखो छोटा एलिमेंट है, इसका एरिया dA है, तो मुझे फ्लक्स भी d∅ मिलेगा, है कि नहीं? तो d∅ को मैं क्या लिख सकता हूँ? B cos थीटा × dA। मैं क्या लिख सकता हूँ? B dA cos थीटा, या क्या लिख सकता हूँ? B.dA। ये क्या है? d∅। तो यहाँ से फाई कैसे निकलेगा भाई? इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन ऑफ d∅ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ B.dA। तो मतलब यहाँ से फाइनली फ्लक्स फाई क्या मिला? इंटीग्रेशन ऑफ B.dA। तो मैं अगर इस सरफेस पे इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। यहाँ पे एरिया A है, मान लो ये पूरे का एरिया अगर A था तो हम dA लिए और पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर दिए, हमको एरिया मिल गया। कोई दिक्कत है क्या? क्या हम फ्लक्स का डायमेंशन निकाल सकते हैं? तो हमारे पास है फाई इज इक्वल टू BA। अच्छा, तो किस फ्लक्स का डायमेंशन निकाल सकते हो क्या? B का डायमेंशन कैसे निकालो बताओ? देखो F इज इक्वल टू, पिछले चैप्टर में देखे हो, IBL साइन थीटा। यहाँ से B को क्या लिख सकते हो? F/IL साइन थीटा। तो ये B यहाँ पुट करोगे तो फाई की वैल्यू क्या मिलेगी? B की जगह क्या लिखोगे? FAIL साइन थीटा। तो यहाँ से इसका फाई का यूनिट और डायमेंशन दोनों निकाल सकते हो, बट फ्लक्स का जो SI यूनिट है वो वेबर है। वो क्या है? वेबर। SI यूनिट क्या है इसका? वेबर, WEBER। 1 वेबर क्या है? 1 वेबर
इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी कितना 1 टेस्ला, एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर जब होगा तो हमारा फ्लक्स कितना होगा 1 वेबर। और इसका सीजीएस यूनिट भी है, इसका सीजीएस यूनिट है मैक्सवेल, मैक्सवेल या एमएक्स। सीजीएस यूनिट जो है वो क्या है, मैक्सवेल या एमएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसको डब्ल्यू भी लिखते हैं ना वेबर को, वैसे ही मैक्सवेल को एमएक्स लिखते हैं। तो ये भी वही है, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 क्या, मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट गॉस था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 1 गॉस होगी और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि हम सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमको ये मिल गया, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा अब एक चीज़ देखो, तो ये जो फ्लक्स है जिसमें ये कॉस थीटा है, मतलब कहीं भी देखो ये कॉस थीटा ये, और मुझे एंगल देखना है बी और नॉर्मल के बीच में, ये एंगल 0 से शुरू होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एंगल 0 से शुरू होगा 90 तक जाएगा, 90 के बाद 180 तक भी जा सकता है। अब ये 0 से 90 के बीच में अगर रहेगा ना तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन 90 से 180 के बीच में कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब हमारा फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत? ठीक है, अब बात करते हैं असलियत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो क्या अगर मतलब ये वो फिनोमिना है जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज्ड सर्किट, एक क्लोज सर्किट से हम करते क्या हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है। ये है एक्चुअल में फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ये कब की बात है, तो 1831 की बात है। माइकल फैराडे भाई साहब इंग्लैंड में थे और एक और साइंटिस्ट थे जोसेफ हेनरी जो अमेरिका में थे, और इन दोनों ने मिलकर क्या किया, खोज की। मिलके नहीं की, अपना अपना दोनों काम कर रहे थे। फाइनली पेटिशन के टाइम में ये भाई फैराडे जी थोड़ा जल्दी आ गए थे, इसलिए इनका ज़्यादा नाम हुआ है, बट हेनरी का भी नाम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी कहानी है ये, एक्चुअल स्टोरी से लेना देना नहीं है, हमको बस कॉन्सेप्ट समझना है, फिनोमिना। ठीक है, तो अब देखो ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जनरेटर हो, मोटर हो, ये सब में इसका यूज़ होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, अब फैराडे ने किया क्या था पता है? चलो हम लोग फैराडे के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं पहले। चलो अब आगे देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इसकी कहानी शुरू कैसे हुई। तो इसकी शुरू हुई कहानी थी किसके वजह से, फैराडे भाई साहब ने। तो उन्होंने किया क्या, हमको वो जानना है ना। सबसे पहले चलो देखते हैं फैराडे के एक्सपेरिमेंट क्या थे। तो उन्होंने क्या किया ना, एक कॉइल बनाई और उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, और यहाँ एक मैग्नेट रख दिया, और सालों तक ऐसे रख के, ऐसे सेटअप यहाँ रख के उसको देखते रहे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर अब आदमी क्या करेगा, 2 साल से देख रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गया, 3 साल से देख रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गया, बस फिर उठाया और ऐसे फेंक दिया। अब जब फेंक दिया तो क्या हुआ कि कुछ ऐसे स्लोप की चीज़ से गिरा कि मैग्नेट जो इंस्ट्रूमेंट था ना वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, और जो मैग्नेट है ना वो किसी ऐसी स्लोप की चीज़ पे था कि वो ऐसे करके स्लाइड होके उस मैग्नेट की कॉइल की तरफ ही जा रहा था। अब जब वो गिरा तो उनको आवाज़ आई, तो उन्होंने उधर ऐसे देखा, मैग्नेट ऐसे आ रहा था और गैल्वेनोमीटर से टिडिंग 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 कर रहा था। बस इन्होंने बोला अरे यार ये तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ इतने दिन से देख रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा था और ये अचानक से कैसे हो रहा है। फिर उठाया, फिर मैग्नेट को ऐसे ऐसे किया, देखिए डिफ्लेक्शन आ रहा है। बोले ओ तेरी, इतने दिन से मेरे समय बर्बाद हो रहा था, ये तो मतलब ये स्टेशनरी रखने से तो कुछ होता ही नहीं है, असलियत में जब मैं इसको मूव कराता हूँ तब होता है। तो फिर फैराडे भाई साहब ने 2 चीज़ किया। पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने इस कॉइल को स्टेशनरी किया और मैग्नेट को आगे किया, पीछे किया, आगे किया, पीछे किया, देखा हाँ भाई ठीक है, आगे जाने पे करंट जिधर जनरेट हो रही है, पीछे जाने पे ठीक उल्टी जनरेट हो रही है। बोला ठीक। फिर उन्होंने क्या किया, इसको स्टेशनरी किया और इस बार इसमें चक्का लगा के इसको आगे पीछे किया, इससे भी हो रहा था। मतलब फिर उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया दोनों चीज़ों को देख के कि जब भी
मेरा ये जो क्लोज्ड कॉइल है और ये जो मैग्नेट है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, मतलब करंट फ्लो होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। बात समझ में आई क्या? मतलब फॉर इंडक्शन ऑफ ईएमएफ द नेसेसरी कंडीशन इज दैट देयर मस्ट बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। क्लियर है? ये था। अब इसके बाद इसमें उन्होंने अपना और दिमाग चलाया। इन्होंने बोला ये क्या चीज है, इसके साथ ऐसा क्या हो रहा है इसके आगे पीछे होने से? तो ये मैग्नेट है, इसकी होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो निकल रही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, और अगर मैं इसके पास ऐसे मान लो ये मेरा मैग्नेट है, इसकी फील्ड लाइंस है, इसको मैं अगर इस कॉइल के पास लाऊं तो हो क्या रहा होगा? भाई फील्ड लाइंस ऐसे 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 जा रही होंगी, तो मैं जैसे जैसे पास लाऊंगा तो इस सर्कल, ये जो लूप है सर्कुलर लूप, इससे जाने वाली फील्ड लाइंस का काउंट बढ़ जाएगा ना, और जैसे जैसे दूर ले जाऊंगा तो घट जाएगा ना। मतलब फील्ड लाइंस का काउंटिंग बढ़ना घटने का मतलब क्या है? फ्लक्स बढ़ या घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब भी इस कॉइल के क्रॉस मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है। तो ये था एक्चुअल कंक्लूजन। फिर यहाँ से आते हैं अपने फराडे के 2 लॉ और लेंज भाई साहब के 1 लॉ, जिसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। ठीक, तो अब यहाँ से एक तीसरा एक्सपेरिमेंट भी किया गया। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया गया? अब बोला गया भाई देखो, चेंजिंग फ्लक्स मैग्नेट को हिला के भी प्रोड्यूस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट एक तरीका और है मेरे पास। वो तरीका क्या था भाई? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब घुमा फिरा के फ्लक्स ही ना है भाई। मैग्नेटिक फील्ड एरिया लगा दो, काउंट कर लो, बी डॉट ए निकाल लो, फ्लक्स मिल गया। इसका मतलब करंट फ्लो होने की वजह से फ्लक्स आता है। तो हमने एक सिलेंड्रिकल कोर लिया और इस सिलेंड्रिकल कोर में यहाँ पे कुछ कॉइल्स लगाई और इसमें लगा दी बैटरी और एक रियोस्टेट लगाते हैं अपन इसमें, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरी कॉइल लगाई और इसमें लगा दिया गैल्वेनोमीटर। अब क्या किया हमने? करंट को पहले 0 था, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, फिर हमने करंट चालू की। तो जब करंट बढ़ रही थी तो हमने देखा इसमें करंट आ रही थी। जैसे ही करंट मैक्सिमम हो गई इस कॉइल में, इसमें भी करंट आना बंद हो गया इसमें। ओहो, तो कुछ तो गड़बड़ है। देखो, एक फिक्स्ड वैल्यू की करंट पे मेरे को एक फिक्स्ड फ्लक्स मिलेगा। मतलब अगर एक स्टेडी करंट है तो उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा, है ना। लेकिन अगर मेरा करंट चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। इसका मतलब क्या है? ये रियोस्टेट को जो होता है स्लाइडर देखा, उसके साथ मैं खेल रहा हूँ। तो मैं जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा घटा रहा हूँ, इसमें करंट की वैल्यू, रेजिस्टेंस मान लो चलो घटाते हैं, तो करंट बढ़ेगी। करंट बढ़ेगी तो चेंजिंग फ्लक्स पास होगा। चेंजिंग फ्लक्स पास होगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट इंड्यूस होगा, है ना। और मैंने अगर रेजिस्टेंस बढ़ाया, करंट कम हुई तो फिर भी इंड्यूस होगा, क्योंकि हमको ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए जो कंडीशन फुलफिल करनी है वो मोशन भी नहीं है। एक्चुअल जो मेन कंडीशन है वो तो ये है कि हमको चेंजिंग फ्लक्स पास कराना है अपने कॉइल से। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनल कंक्लूजन निकल के आया कि जब भी एक क्लोज सर्किट से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। और जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये 2 बात हम लोग इतना आसानी से बोल सकते हैं इतने देर के डिस्कशन के बाद। तो यहीं से अब हम लोग देखेंगे क्या? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसके लॉज देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ना 2 लोगों के लॉ हैं। पहला है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा है लेंज लॉ। तो सबसे पहले देखते हैं फैराडेस लॉ। तो फैराडे भाई साहब ने 2 लॉ दिए। पहला दिया उन्होंने फर्स्ट लॉ, जो क्या है? फर्स्ट लॉ फैराडे का है कि जब भी किसी क्लोज्ड सर्किट से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा तो वहाँ पे ईएमएफ
इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ तब तक इंड्यूस होगा जब तक कि वहां पे फ्लक्स चेंज होता रहेगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद होगा ईएमएफ खत्म। बात समझ में आई क्या? ये इनका फर्स्ट लॉ था, और इसी फिनोमिना को इन्होंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फ्लक्स लॉ क्या बोलता है कि व्हेनेवर magnetic flux linked with a closed circuit changes, an EMF is induced in the coil या circuit, and it lasts कब तक? till the change in magnetic field lasts। जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तभी तक रहेगा ना। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ यही बोल रहा है। क्या क्या बोल रहा है? दो बातें ये बताना चाह रहा है। पहले ये बता रहा है कि अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ आएगा, और दूसरा ये बोल रहा है कि ईएमएफ तब तक आएगा जब तक कि फ्लक्स चेंज होता रहेगा। क्लियर है? ठीक है। तो फिर इसके बाद इन्होंने अपना सेकेंड लॉ बताया। इन्होंने अपना सेकेंड लॉ क्या बताया? तो सेकेंड लॉ में इन्होंने बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना उसका मैग्नीट्यूड जो है इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है? बात समझ में आई? मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ना उसका मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है। बस ये इनका सेकेंड लॉ था। कोई दिक्कत है इसमें? और फ्लक्स कहाँ पे चेंज हो रहा होगा? थ्रू द क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट जरूरी है भाई, नहीं तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा ना, फिर बात ही खत्म हो जाती है। तो ये फराडे के दो लॉ थे। अब पूछता है डायरेक्ट। इसके बाद बात करते हैं चलो लेंज भाई साहब की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ दिए, क्योंकि फराडे भाई साहब ने ना सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की, इन्होंने डायरेक्शन तो बताया ही नहीं। तो फिर लेंज भाई साहब आए, इन्होंने बताया कि जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन है ना वो ऐसा होता है कि ये अपोज करता है जिसकी वजह से ये आया है। बात समझ में आई क्या? तो उस चीज को जब अकाउंट करें अगर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि E जो है वो माइनस डी फाई बाई डी टी होगा। बात समझ में आई क्या? तो Lenz law states that direction of induced current is such that it opposes the cause which produced it। जिसने उसे प्रोड्यूस किया ये उसी को अपोज करेगा। अब इस चीज को हम लोग समझेंगे। तुम लोग क्या लगता है ये मजाक है? नहीं है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है? तो सबसे पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्म देख लें। तो फराडेस लॉ के हिसाब से जो मैग्नीट्यूड है E वो इक्वल होता है, ये इक्वल होता है डी फाई बाई डी टी के। और ये किसके लिए है? एक सिंगल कॉइल है हमारे पास जिसके थ्रू चेंज होने वाला फ्लक्स डी फाई है, डी टी टाइम में डी फाई फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ईएमएफ का डी फाई बाई डी टी होगा। ठीक है? फिर लेंज लॉ को अकाउंट कर लिए तो माइनस डी फाई बाई डी टी लिख लिए। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कुछ तकलीफ होना ही नहीं है, है ना? अब अगर ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन है वो ऐसा है कि वो फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक है? इसके बाद ये सिंगल कॉइल के लिए था। जरूरी है कि हमेशा सिंगल कॉइल यूज करोगे? नहीं, एन कॉइल यूज करोगे। एन कॉइल यूज करोगे तो एन कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा, एन कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा तो एन बार ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना? तो जो नेट ईएमएफ फॉर एन कॉइल्स क्या हो जाएगा? फॉर एन कॉइल्स E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी बोल दूं क्या मैं? कोई दिक्कत है इस चीज में? और अगर मैं बोलूं कि मैं t इज इक्वल टू 0 पे देखा और मेरा फ्लक्स था फाई 1, एट t इज इक्वल टू 0 फ्लक्स इज फाई 1, एट t इज इक्वल टू t फ्लक्स इज फाई 2, तो क्या मैं डी फाई की वैल्यू फाई 2 माइनस फाई 1 लिखूंगा, dt की वैल्यू t माइनस 0 लिखूंगा, तो E का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस एन फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइड बाई t माइनस 0 को t लिख दो। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताओ। तो ये जो होगा ये हमारा एवरेज इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा, क्योंकि हम 0 से t टाइम तक का एवरेज निकाल रहे हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत इसमें तो बोलो। ठीक है? अब देखो लेंस लॉ को, लेंस लॉ ने आराम से बोल दिया। क्या बोला? कि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो करंट है, वो जिस कॉज की वजह से आया उसको अपोज कर रहा है। ठीक है? ठीक है, बट अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। चलो, तो ये हमारा कॉइल है,
ये लगा है हमारा गैल्वेनोमीटर। अब इसके पास ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नॉर्थ पोल ला रहा हूँ। जब मैं नॉर्थ पोल लाऊंगा ना तो इसमें करंट ऐसी प्रोड्यूस होगी कि वो नॉर्थ पोल बनाए यहाँ पे। मतलब ये करंट कैसी प्रोड्यूस होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और ये नॉर्थ पोल जनरेट होगा, नॉर्थ पोल क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल को ढकेलेगा, चल भाई वापस जा, मतलब अपोज कर रहा है, इसका मतलब लेंस लॉ फॉलो होता है। फिर अगर मैं इस नॉर्थ पोल को दूर लेके जाऊं तो क्या होगा, नॉर्थ पोल को मैं दूर लेके जा रहा हूं तो ये क्या करेगा, उसको दूर जाने से रोकेगा, बोलेगा भाई दूर मत जा। तो क्या करेगा वो, यहाँ पे साउथ जनरेट कर लेगा। और अब करंट इसकी कैसी हो गई भाई साहब, अब इसकी करंट क्लॉकवाइज हो गई। इसका मतलब क्या है कि मैं पास आऊंगा तो अलग करंट है, दूर जाऊंगा तो अलग होगी। साउथ लेके आते अगर तो यहाँ क्या जनरेट होता, साउथ, साउथ लेके जाते तो क्या जनरेट होता, नॉर्थ। तो ये तो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। अब बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। सोचो मैं मैग्नेट लेके पास आ रहा हूँ, मैं मैग्नेट लेके पास आ रहा हूँ, अब क्या हो रहा है, अभी ये अपोज नहीं कर रहा है। मान लो अगर अपोज नहीं करेगा तो मैं अभी यहाँ भी साउथ लेके आते हैं, चलो तो देखने में आसानी होगा ना। तो साउथ लेके आ रहे हैं, साउथ लेके आ रहा हूँ मैं, यहाँ ना साउथ नहीं नॉर्थ जनरेट हो गया। चलो अब नॉर्थ जनरेट होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। मैं लेके आ रहा हूँ और स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और तेजी से मैग्नेट उसके पास जाएगा, मतलब और तेजी से फ्लक्स बढ़ेगा, तो यहाँ करंट बढ़ेगा, है ना। हमने कोई वर्क किया ही नहीं, अपने आप करंट बढ़ रहा है, अपने आप करंट इंड्यूस हो रहा है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ है भाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कहीं से तो कन्वर्ट होके आएगी। और वो कहाँ से आएगी, ये जब अपोज करेगा यहाँ पे साउथ पोल जनरेट करेगा, तो इसके अपोजिशन के लिए मैं जो फोर्स लगाऊंगा, जो मैं वर्क करूंगा, वो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर होगा। यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मिलेगी, जो मैं वर्क कर रहा हूँ इस मैग्नेट को इसके पास ले जाने में, वही वर्क कन्वर्ट होगा इसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो लेंस लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। बात समझ में आई, क्लियर है ये। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।